जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यूपी पुलिस स्पेशल जो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है, यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 कंप्लीट हो गए, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपका जो है हिंदी जो प्रैक्टिस सेट है वह आ जाता है 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है फुल डिटेल्ड सोल्यूशन होता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है यह चौथा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन किया गया था वह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहाँ पर, तो ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेडटेक मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो मेडटेक मित्र का जो संबंध है वह स्वास्थ्य मंत्रालय से है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वह स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। किसका, तो मेडटेक मित्र ऐप का जो उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, गुजरात हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कौन नियुक्त की गई हैं, तो सोनिया गोकानी, ठीक है। सोनिया गोकानी को जो है गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किनको, सोनिया गोकानी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले देश एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी जो बने हैं वह लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने हैं, तो लिएंडर पेस बने हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यह जो लिएंडर पेस हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, ठीक है, WTO संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो WTO संगठन की स्थापना जो है वह 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चाहे WHO की बात कर ली जाए, ठीक है, WHO की या WTO की, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वह 1995 में 1 जनवरी 1995 में की गई थी, ठीक। और इसमें जो सदस्य देश हैं किसमें, तो WTO में 164 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ये सभी बिंदु आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि डूरंड कप, जिसको डूरंडू कप भी कहते हैं, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो जो डूरंडू कप है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। कौन सा, यह जो डूरंडू कप है भारत में सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1888 में की गई थी। किसकी, डूरंडू कप की, ठीक। शिमला में भारत की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंडू कप आयोजित की गई थी। कहाँ पर, तो शिमला में पहली बार आयोजित की गई थी, ठीक है। इस कप का नाम इसकी शुरुआत करने वाले सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1884 से 1894 ईस्वी तक ब्रिटिश इंडिया विदेश सचिव थे। कौन, डूरंडू साहब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है, वह कौन सी पुस्तक है, तो वह जो है एज ऑफ टाइम, ठीक है। एज ऑफ टाइम जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है जो उनके पति जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हैरिसन क्या है, तो उनके पति हैं किनके, तो कल्पना चावला के, ठीक है। और ये कल्पना चावला जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन, कल्पना चावला, ठीक। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मेखेला चादोर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो किस राज्य का यह वस्त्र है, कौन सा, तो मेखेला चादोर। तो यह जो है असम राज्य का वस्त्र है। मेखेला चादोर असम राज्य का वस्त्र है, पारंपरिक वस्त्र है, वहाँ की महिलाओं द्वारा जो है पहना जाता है। तो मेखेला चादोर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। वहीं पुरुषों की पारंपरिक पोशाक जो है असम की वह क्या है, तो वो सोला है, ठीक है।
क्या है तो शोला या फिर फोटुआ और जो है एरी चडार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो यहाँ पर जो है जो लर्मा रोजो है, ठीक है, लर्मा रोजो यह गेहूं की ऐसी किस्म है जो उच्च पैदावार देने वाली बीज है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, हरित क्रांति से तात्पर्य क्या होता है, वह है कि उत्पादन जो खाद्यान्न उत्पादन है वह उसको बढ़ावा दिया जाए, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। और इसके जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, कहाँ पर तो विदेश में, और भारत में जो है कौन है तो एम एस स्वामीनाथन साहब हैं। ठीक है, कौन है तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई तो जो है पंजाब राज्य से। तो यह सभी बिंदु आप कंठस्थ रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किस देश की 3 राजधानियां हैं, किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है ना, यहाँ की जो राजधानी है वह कुल 3 राजधानी है। ठीक है, वह कौन कौन सी है तो केप टाउन है। ठीक है, केप टाउन इसकी राजधानी, केप टाउन, ठीक है, केप टाउन इसकी राजधानी है, वह भी स्थायी राजधानी है। ठीक है, और है दूसरी प्रिटोरिया। ठीक है, क्या है प्रिटोरिया, यह भी इसकी एक राजधानी है, यह प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, और तीसरी राजधानी है ब्लूम फोंटेन। क्या है तो ब्लूम फोंटेन। ठीक है, फोंटेन, तो ब्लूम फोंटेन जो है यह एक न्यायिक राजधानी है, कहाँ की दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय जो है वह कहाँ पर स्थित है तो जोहान्सबर्ग में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। यानी कि जो है सर्वोच्च पुरस्कार, वह भी वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से कौन सम्मानित हुए थे। सबसे पहले तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी सम्मानित हुए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। मेजर शर्मा कुमायूं रेजिमेंट के 4थे बटालियन में मेजर थे। ठीक है, इन्होंने 1947 में, कब 1947 में अक्टूबर नवंबर के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। किसने तो सोमनाथ शर्मा ने, जिनको प्रथम पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से जो है कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कई सारे जिले आते हैं और वह कौन कौन से जिले हैं तो पहला तो झांसी हो गया। ठीक है, झांसी जिला जो है इससे संबंध रखता है। बांदा भी आता है, ठीक है, बांदा जिला, ठीक, और महोबा भी आता है, महोबा, ठीक है, महोबा भी आता है। और जो है आपका आता है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट भी आता है। ठीक, और जो है जालौन भी आता है। क्या आता है तो जालौन भी आता है। और जो है हमीरपुर भी आता है, हमीरपुर भी आता है। ठीक, और जो है ललितपुर भी आता है। कौन सा तो ललितपुर भी आता है, जो एमपी में ऐसे लटका हुआ क्षेत्र है, ये ललितपुर है। तो यह भी क्षेत्र आपका आ जाता है। तो इसमें पूछा है कि बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो यहाँ पर महोबा यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है। और जो बुंदेलखंड है या उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है ना, दक्षिण पश्चिम में स्थित भाग, वह बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का ग्रासे जो जाना जाता है वह कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, किसको कन्नौज को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार फ्रांस का शहर ग्रासे, ठीक है, जिस प्रकार फ्रांस का शहर ग्रासे विश्व की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर भारत में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नगरी के नाम से, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जो नगर है, शहर है तो उत्तर प्रदेश का वह है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का इत्र एवं सुगंधित तेल विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार पीतल हेतु जो है वह कौन सा क्षेत्र है तो मुरादाबाद है। ठीक, लकड़ी के खिलौने, जरी व चिकनकारी जो है वह कौन प्रसिद्ध है तो वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 240,928 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका तो उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928,
ठीक है, 928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तो चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, इसको भी आप कंठस्थ रखें। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह जो है आपका क्षेत्र जो बनता है नैमिषारण्य बनता है। कौन सा रण्य बनता है? नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सीतापुर जिले में है। कहाँ पर? तो सीतापुर जिले में जो है स्थित है नैमिषारण्य। ठीक, यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। कहाँ पर? तो नैमिषारण्य सीतापुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? वह जिले कितने हैं? तो कुल जो हैं 18 जिले हैं। कितने? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या जो है 18 है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन हैं। कितने पुलिस जोन हैं? तो 8 पुलिस जोन जो हैं कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। यह जो है ज़रूर आप याद रखें कि 8 पुलिस जोन है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हैं। प्रत्येक पुलिस जोन में जो है 2 से 3 पुलिस रेंज होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम यूपी की स्थापना जो है वह 1994 में की गई थी। कब? 1994 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसोचैम कहा जाता है। ठीक है, एसोचैम कहा जाता है, यूपी के नाम से जाना जाता है। एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है, यह एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर होता है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? एसोचैम यूपी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी जिसको विमुद्रीकरण कहा जाता है, यह कब हुई थी? तो जो भारत में नोटबंदी है वह कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी, जिसमें जो है 500 की नोट को और जो है 1000 की नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद से 2 बार नोटबंदी हुई है। कितनी बार? तो 2 बार नोटबंदी हुई है, जिसमें कि प्रथम बार मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1978 में नोटबंदी की गई थी। कब? 1978 में। और दूसरी बार कब हो रही है? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश ने सबसे पहले जीएसटी जो है लागू किया था? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वह फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले जो है 1954 में। कब? 1954 में जो है फ्रांस ने, ठीक है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए जीएसटी लागू किया था। वहीं भारत में जो जीएसटी है वह कब से चला? तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई सन 2017 से जो है जीएसटी को लागू किया गया भारत में। ठीक है, इससे जो है संविधान के 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जो है, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 101वां जो संविधान संशोधन था इसी के माध्यम से लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय का मतलब यही होता है कि उसके इर्द गिर्द पानी हो और जो है बीच में स्थल हो, उसको द्वीपीय कहा जाता है। तो यहाँ एक ही महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और यह सबसे छोटा देश भी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया, और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यह एक द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। एशिया जो है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है एशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि
निम्नलिखित में से जो है किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है? तो वह पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है, ऐसी कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर ऐसा होता है? तो उसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो मिसिसिपी नदी है उत्तरी अमेरिका की जो है एक प्रमुख नदी है। कहाँ की? तो उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है मिसिसिपी जो नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो एक विकल्प सुमेलित नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, जी बिल्कुल सही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है, तो जी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 17वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, तो जी बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो ये 17वीं समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और जो है दक्षिणी वियतनाम के मध्य में स्थित है। ठीक है, और 38वीं जो समानांतर रेखा है कौन सी? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर जो है कानपुर। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है वह प्रयागराज में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर पूर्व, यहाँ पर तो उत्तर मध्य था, उत्तर पूर्व की बात करते हैं। उत्तर पूर्व जो है इसके जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्रयागराज में स्थित है। तो यही दो जोन जो है रेलवे के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो ये जरूर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को इनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जो है कौन सा वंश आया था? तो हर्यक वंश आया था। तो आपको एक दो वंश का डेट पता रहे। ठीक है, हर्यक वंश, तो जो हर्यक वंश था यह सबसे पहले आया था इनमें से। तो जब ये हर्यक वंश पहले आया था तो चौथा नंबर पहले आ जाएगा, तो केवल ऑप्शन एक में है, ऑप्शन जो डी है इसी में आता है। और उसके बाद कौन सा आया था? नंद वंश। उसके बाद जो है आपका आया था मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश आया था। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था? किसका जो है प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, है ना? इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना जो है नन्नुक ने, ठीक है, जेजाक भुक्ति नाम से की थी। नन्नुक के पौत्र जय शक्ति, जिसको जेजा कहते हैं, के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से जो है किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत है ना, इसका अनुवाद रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। वह भी हिंदू ग्रंथ जो है महाभारत, इसका फारसी में अनुवाद किया गया रज़्मनामा नाम से। ठीक है, किस नाम से? रज़्मनामा नाम से। महाभारत का फारसी में अनुवाद प्रमुख रूप से बदायूनी ने किया था। किसने? तो बदायूनी ने जो है किया था। किसका? तो महाभारत का जो अनुवाद है फारसी में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो जो निर्धारित की गई थी वह 14 से 18 निर्धारित की गई थी। कितना? 14 से 18। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। जो शारदा अधिनियम है, ठीक है, यह कब आया था? तो जो शारदा अधिनियम है यह 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 1929 को, ठीक है, 28 सितंबर 1929 को शारदा अधिनियम आया था। और इसको लाया किसने था? तो हरिविलास शारदा ने। किसने? हरिविलास शारदा ने इसको लाया था। और इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, यह निर्धारित किया गया था। लेकिन बाद में इसमें जो है क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया और यह कितना हो गया? तो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष शादी की न्यूनतम आयु होगी, यह संशोधन करके कर दिया गया था। और इसको जो शारदा अधिनियम है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या? बाल विवाह अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम भी इस अधिनियम को जाना जाता है। किसको? शारदा अधिनियम को अन्य नाम से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था?
तो दांडी मार्च देखा जाए तो कब हुआ था, तो यह पॉइंट भी तो आपको पता ही होना चाहिए। तो दांडी मार्च जो है 22 मार्च से, कब से, तो 22 मार्च से लेकर जो है 6 अप्रैल के मध्य में हुआ था। ठीक है, 22 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य में हुआ था जो दांडी मार्च है, जिसको नमक कानून या नमक मार्च भी कहा जाता है। नमक मार्च भी कहा जाता है किसको, जो दांडी मार्च है ना, इसको नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है जो अपने आश्रम में ठहराया था किसने, तो गांधी जी ने अपने साबरमती में ठहराया था, साबरमती आश्रम में, वह थे वेब मिलर। कौन थे, वेब मिलर थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। जो वेब मिलर थे यह अमेरिकी पत्रकार थे, इनको महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन से संबंधित है। तो जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन से संबंधित अनुच्छेद है वह आपका अनुच्छेद 75 हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद जो 72 है यह किसको संदर्भित करता है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को जो है संदर्भित करता है। कौन, जो अनुच्छेद 72 है। ठीक, और जो अनुच्छेद यहाँ पर 73 है यह किसको संदर्भित करता है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति का जो दायरा होगा वह अनुच्छेद 73 संदर्भित करता है। जो अनुच्छेद 74 है यह एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी, यह जो है कौन संदर्भित करता है, तो अनुच्छेद 74 संदर्भित करता है। किसकी सहायता के लिए, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है। तो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह राज्य की नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 50, ठीक है, अनुच्छेद जो 50 है के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। और जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है भाग 4 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है। ऐसा कौन सा भाग है भारतीय संविधान का, तो जो भाग 12 है यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो भाग 9 है किसको संदर्भित करता है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है भाग 9। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है वह किसमें अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक, और जो भाग 15 है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सा, तो जो भाग 15 है। और निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में जिक्र किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है। तो आरक्षित स्थानों की कुल संख्या जो है वह 84 है। कितनी है, तो 84 है। वर्तमान में भारत की संसद के निम्न सदन, जिसको लोकसभा कहते हैं या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, इसमें कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए तो 84 है और ST के लिए जो है कितनी है, तो जो है 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो गलत है, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय पंचांग को जो है 22 मार्च, कब, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक, तो यहाँ यह भी गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो सही है, तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट हो जाता है। तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो है अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अलैंगिक जनन यानी कि जो है
इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। मुकुलन, विखंडन, कायिक प्रजनन आदि जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का जो है निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करना है। तो यानी कि पानी में, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए डी ई के, ठीक है, ए डी और ई, ठीक है, और के, ये सभी जो हैं किस में घुलनशील होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए डी ए के। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से जो है क्या होता है, तो बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, और के की कमी से जो है क्या होता है, तो रक्त का जो है थक्का न बनना, यह बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो जो आंखें होती हैं ना, यह ट्रेकोमा नामक रोग से शरीर की ऐसा अंग है आंख जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। किससे, ट्रेकोमा नामक रोग से। ठीक, ट्रेकोमा आंख की एक बीमारी है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज जो है वह किसने की थी, तो रोएंटजन ने की थी। किसने, रोएंटजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी, विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सरे की खोज जो है प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज के लिए जो है 1901 में, कब, 1901 में जो है इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको, तो रोएंटजन को। ठीक है, और ये जो रिटर साहब है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि बैकुरल, एंटोनी हेनरी बैकुरल, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है हेनरी बैकुरल ने की थी। और न्यूटन ने क्या किया था, तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गति का सिद्धांत दिया था। और इनकी एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, क्या है, तो प्रिंसिपिया इनकी एक पुस्तक का नाम भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्या है, हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता के स्तर को मापा जाता है। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं तो फेदोमीटर क्या होता है, तो पानी की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, विद्युत शक्ति को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। चलिए अब हमारा आज का जो सेशन है यूपीपी का वह कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो हाइग्रोमीटर है यह भी जान लीजिए, इसका तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यूपी पुलिस का जो सेशन 4 है यह कंप्लीट हो जाता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डेली प्रैक्टिस सेट आपको शाम 5 बजे जीके जीएस का और सुबह 7 बजे हिंदी का मिल जाता है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।